We are going to start partial differential equations. I think according to Sant Karge Baba Amravati University, it is in the fourth semester. So starting with unit number first, it includes curves and surfaces, genesis of first order partial differential equation, then classification of integrals, then linear equation of the first order, then Pfaffian differential equation, after that Jacobi method, and then integral surfaces through given curve. This compatible system and this Chapitz method, both these topics are skipped according to the NEP new syllabus. According to national education policy, this according to the syllabus, these topics are not included in our syllabus, so we are going to skip this for now, but we are going to cover it after the exams, as these are also important according to the net set point of view. So starting this unit first, curves and surfaces with this. So first of all, starting with curves. What means curves? As we all know, curve, this is a curve. So it is a one-dimensional geometric object that can be represented in either two-dimensional or a three-dimensional space. So it is a one-dimensional. It is defined by the continuous function where the path or trajectory traced by points can change direction gradually. Okay, see, कर्व क्या रहती है? कोई भी एक ऐसे बेंट रहती है जो, और जिसको कोई एंगल नहीं बनता. जैसे ये एक है, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ इसको कॉर्नर्स है, इट हैज कॉर्नर, तो यहाँ पे एक एंगल बना. लेकिन कर्व में कहाँ पे भी कॉर्नर नहीं रहता है बीच में, तो जिसके कारण कोई एंगल नहीं बनता. और जहाँ एंगल नहीं बनता, दैट इज अ कर्व. अगर मैंने स्ट्रेट लाइन लिया तो आप बोलोगे यहाँ पे भी एंगल नहीं बनता है, 180 डिग्री बनता है. एंड अगर मैंने यही लाइन ली और इसी को इसी के ऊपर ओवरलैप किया, तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बना. तो हम जो स्ट्रेट लाइन रहती है ना, इट इज नोन एज अ कर्व. स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर आती है. लेकिन अगर कोई भी कर्व रहेगी, कोई भी कर्व है, तो वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती. सो स्ट्रेट लाइन इम्प्लाइज कर्व, लेकिन कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन को इम्प्लाई नहीं करता. कोई भी स्ट्रेट लाइन कर्व हो सकती है, बट कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती. दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट फॉर दिस कर्व्स इन स्पेस. नाउ वी आर मूविंग टू सी दिस थ्योरी. बी स्पेसिफाइड बाय मींस ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस. कर्व को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन से स्पेसिफाई कर सकते हैं. सपोज f1 f2 f3 ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है कंटिन्यूअस वेरिएबल t के. मतलब हमने f1 एक फंक्शन लिया जो कि t का है, सेकेंड फंक्शन f2 लिया, वो फंक्शन भी t का फंक्शन है, देन f3 एक फंक्शन लिया, दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ t. ओके, सो these functions, if we denote it as x equal to f1, y equal to f2, z equal to f3, ये तीन क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस होंगे कर्व के. These are the parametric equations of curve. Okay, parametric equations of a curve in 3D space. Now ये 3D space में क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे x, y, z तीनों पॉइंट्स है. अगर सिर्फ x और y आता तो वो सिर्फ 2D स्पेस में आता, लेकिन यहाँ पे तीनों पॉइंट्स है. therefore it is a parametric equation of a curve in the 3D space. Okay, और यहाँ पे जो t है, ये t पैरामीटर बोलते हैं इसको. t is called a parameter and ये किस में बिलोंग करता है? इंटीजर्स. कोई भी इंटीजर है जो कि रियल सेट r का सबसेट है. Okay, so this is all about curve. Then a standard parameter is the length of a curve measured from some fixed point on the curve. देखो, अभी एक हमारी कर्व है. स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या होगा? इस कर्व की लेंथ. सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया फिक्स, उस पॉइंट से तो ये पूरी मैंने यहाँ तक लेंथ मेजर की, तो यहाँ तक जो लेंथ होगी, उस लेंथ को जो पैरामीटर मेजर करेगा उसको हम पैरामीटर बोलते हैं. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि t एक पैरामीटर है. सो यहाँ पे जो लेंथ मेजर करेगा वो t है, मतलब t यहाँ पे एक पैरामीटर है. देखो, इस केसेस में इन एट टाइम्स सिंबल s इज यूज इंस्टेड ऑफ t. कभी कभी t यूज होता है, कभी कभी s भी यूज होता है. तो अब लेंथ या पैरामीटर डिनोट करने के लिए s और t कुछ भी यूज हो सकता है.
सो जब भी वो यूज होगा, अगर गिवन है तो वहां पे गिवन रहेगा वेयर दिस इज अ पैरामीटर. ओके, द कंडीशन दैट द पैरामीटर t is a length of a curve is that f1 dash square plus f2 dash square plus f3 dash square is 1, where prime denotes differentiation. मतलब देखो कि अगर t पैरामीटर है तो ये डिनोट किससे किया जाएगा, f1 dash square plus f2 dash square plus f3 dash square is equal to 1. यहाँ पे f1 डैश मतलब क्या होगा, f1 ऑफ t, इसका डेरिवेटिव मतलब d बाय dt ऑफ f1 ऑफ t. अगर इस तरह से डेरिवेटिव है तब हम उसको डैश से डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ये कंडीशन है कि पैरामीटर t को हम लेंथ बोलेंगे कब, जब ये इक्वेशन इक्वल टू 1 होगा, मतलब f1 डैश स्क्वायर प्लस f2 डैश स्क्वायर प्लस f3 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तब ये कंडीशन में t को हम लेंथ ऑफ अ कर्व बोलेंगे. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब कर्व, कर्व का एग्जांपल क्या आ सकता है, कर्व के एग्जांपल्स सबसे पहला सर, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व ना, ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. देन सेकंड सर्कल, सर्कल में भी कर्व है ना, विच वन अदर क्या बोल सकते हो तुम, सर्कल में कर्व है तो सर्कल हुआ एक कर्व. आफ्टर दैट व्हाट कैन यू से, हियर यू कैन से दैट सर्कल इज अ कर्व, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व. अभी कोई एक्सपोनेंशियल डीके है तो एक्सपोनेंशियल डीके भी तो ये कर्व से डिनोट हुआ है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई, ये एक्स, यहाँ पे ओरिजिन. तो ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियल डीके है, तो ये भी एक कर्व से डिनोट हुआ है. तो मतलब ये सारे क्या है, कर्व्स है. और कर्व ये कंटिन्यूअस रहती है स्मूथ फ्लोइंग के साथ, जिसको कोई शार्प एंगल दे देता. अब मैं बोलूं कि ये कोई कर्व है क्या, यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ पे ये कर्व नहीं होगी. दिस थ्री आर द कर्व्स. ओके, देन एग्जाम्पल, सॉलिड एग्जाम्पल जो हमको यहाँ पे पेपर में हम दे सकते हैं कि दिस इज द वैलिड एग्जाम्पल, सो वो एग्जाम्पल देखते हैं. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व इन अ स्पेस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो पेपर में अगर एमसीक्यू आता है स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व और नॉट, व्हाट यू विल से, यस इट इज अ कर्व एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. एंड इसके डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन है जो कि एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से पास होता है विथ द पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब हमको पता है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे दिए जाते हैं, हमने 12th में देखा है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन y माइनस वाई नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट अपॉन इसके x के अलोंग में, x नॉट के अलोंग में डायरेक्शन को साइन, इसके अलोंग y, इसके अलोंग z, और इस इक्वल टू द पैरामीटर. पैरामीटर t बोलो या s बोलो, यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर s लिया है, वेयर यहाँ पे लिख लो वेयर s इज अ पैरामीटर, s एक पैरामीटर है. फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एल एस, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एस, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एल एम, यहाँ पे n चाहिए, इज इक्वल टू एन एस. सो इट इज x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एल एस, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस एम एस, z इक्वल टू जेड नॉट प्लस एन एस. तो ये तीनों यहाँ पे इक्वेशंस आ गई. These are known as a parametric equation. इनको क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन. Example number 2. Right circular helix is a space curve lying on a circular cylinder and is given by the following parametric equations. X equal to a cos of omega t, y equal to a sin omega t, and z equal to kt, where t belongs to r, it is a parameter, and a omega k are the constants. सो सी, अगर हमारे पास कोई राइट सर्कुलर हेलिक्स, सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं हम एक, ये लिया हमने एक सर्कुलर सिलेंडर. अब इसके अंदर एक कॉइल रहती है, ऐसा सपोज मैंने इसको कवर किया एक कॉइल से, ऐसा पूरा कवर कर दिया, ये कर्व होगी ना, एंगल नहीं बन रहा है कहाँ पे. सो ये राइट सर्कुलर हेलिक्स इज अ स्पेस कर्व लाइंग ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर.
ये जो कॉइल है ब्लू कलर से जो हमने डिनोट की है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कर्व. दैट इज अ राइट सर्कुलर हेलिक्स. ये राइट सर्कुलर हेलिक्स है जो कि स्पेस कर्व है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर आती है. इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है? x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी, y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा टी, z इक्वल टू के टी, वेयर t बिलोंग्स टू r. t एक पैरामीटर है यहाँ पे, और a ओमेगा बाकी सब जो है k, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं. ओके, इतना हमको कर्व के लिए देखना था. नॉट, वी आर नॉट गोइंग हियर इन द डीप, वी आर जस्ट understanding the definitions, what they actually mean in the mathematics. So next, surfaces. कर्व्स देखा, अभी देखते हैं surfaces. अभी हमने कर्व में क्या देखा कि वो 2 या 3 डायमेंशनल में अगर कोई 1 डायमेंशनल से बताया जाएगा तो दैट इज अ कर्व, और इसके लिए हमको एक ही पैरामीटर t यूज हुआ था. अब देखते हैं सरफेस. सरफेस जैसे कि अब मैंने एक क्यूब बनाया. ओके, सपोज एक क्यूब ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पे. इट विल नॉट बी अ परफेक्ट, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो लेट्स टेक दिस इज अ क्यूब. अब मैंने क्यूब का जो अपर सरफेस है उसको मैंने कवर कर दिया. अपर सरफेस क्या है? ये क्यूब तो नहीं बना, क्यूबॉइड बना. तो सपोज ये क्यूबॉइड है, इसका जो अपर सरफेस है दैट इज द रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल क्या होता है? एक सरफेस रहता है ना. तो सरफेस मतलब क्या होता है? अगर कोई भी 2 डायमेंशनल शेप जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा ओवर या तो फिर इन 3 डायमेंशनल शेप. अगर कोई भी 2 डायमेंशनल शेप 3 डायमेंशनल शेप के ऊपर या उसके यहाँ कहीं भी एग्जिस्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सरफेस बोलेंगे. जैसे कर्व जो था हमारा वो एक सिंगल पैरामीटर टी से हो रहा था डिनोट, वैसे ही जो हमारा सरफेस है इसके लिए हमको पैरामीटर्स लगेंगे. कितने लगेंगे? 2 लगेंगे. 2 डायमेंशनल आते ही क्या हो जाएगा? 2. यहाँ कर्व जो था वो 1 डायमेंशनल था तो इसलिए उसको एक ही पैरामीटर लगा, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लगेंगे. और जनरली हम सरफेस के लिए ना 2 पैरामीटर्स u और v से डिनोट करते हैं. u और v से इसको हम डिनोट करते हैं. अब ये हमने जनरल देख लिया, डेफिनेशन वगैरह. सो अब एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं. ओके, सो लेट्स मूव हियर. सरफेस. Point x, y, z in a space is said to be lie on a surface if the coordinates satisfy f of x, y, z equal to 0. अगर कोई हमारा स्पेस है, ये सपोज स्पेस है, इसमें हमने एक पॉइंट लिया x, y, z. ये पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन 0 होता है तब उसको क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट हमारे सरफेस पे लाई करता है. ये तो जनरल है, कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पे कब लाई करेगा? जब उसकी वैल्यू 0 आएगी उसके ऊपर. जहां पे f क्या है? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है डिफाइंड ऑन द डोमेन इन R क्यूब. Therefore the surface is a locus of a point moving in a space with 2 degree of freedom. ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है इसको. अब इसके जो रिलेशंस रहेंगे, वहां पे क्या लिया था हमने? एक्स वाई जेड. वहां क्या लिया था कर्व के लिए? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी, f3 ऑफ टी लिया था. वी कैन मूव हियर एंड सी दिस. सी, ये लिया था ना हमने एक्स वाई जेड. वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे हम? x. अब यहाँ पे 2 का फंक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे मैं स्मॉल f की जगह कैपिटल F से डिनोट करती हूँ. कैपिटल F1 ऑफ uv. पैरामीटर्स वहां पे t था, यहाँ पे पैरामीटर uv है तो F1 ऑफ uv. y के लिए F2 ऑफ uv, z के लिए F3 ऑफ uv. ओके, इस तरह से ये होते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस सरफेस के लिए. ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस थे कर्व के लिए. ये कर्व के लिए था, ये सरफेस के लिए है. ऑलवेज स्टडी इन कंपैरिजन सो दैट वो याद रहता है जो हम कंपैरिजन में करते हैं. So then for each pair of values of uv there corresponds 3 numbers x, y, z and hence a point x, y, z lies in a space.
देखो हर एक पॉइंट यूवी के लिए यहाँ पे यूवी एक्स के लिए भी है, यूवी वाई के लिए है, यूवी जेड के लिए भी है। तो ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट है ये कहाँ पे लाएगा? 3 पॉइंट्स आ गए, मतलब 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल बोला तो स्पेस। यहाँ पे भी हमने क्या देखा था कि ये जो टी पैरामीटर है ये एक्स वाई जेड तीनों के लिए है, मतलब वो एक्स वाई जेड तीनों पॉइंट के लिए टी है, तो वो 3 डायमेंशनल में है, मतलब वो जो है हमारी कर्व वो स्पेस के अंदर हमने बताई थी, वो हम प्लेन के अंदर भी बता सकते हैं। लेकिन सरफेस ये ऑलरेडी, सरफेस जो है ये किस पे लाया करता है? 3 डायमेंशनल शेप पे, तो हम ये 3D स्पेस में बताते हैं। It is however not true that every point in a space corresponds to a pair of UV. If the Jacobian is non-zero, then the first two equations of this equation 2 can be solved to express UV as a function of x and y locally. See, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने x y z की जगह सिर्फ x y 2 लिए, दो ही लिए मैंने, सिर्फ x और y, तो उसके लिए क्या आएगा? x और y दो के लिए ही हम डिनोट करेंगे, मतलब x इक्वल टू f1 ऑफ uv और y इज इक्वल टू f2 ऑफ uv, मतलब x और y ये f1 और f2 के फंक्शन है। देन u यहाँ पे क्या है? u और v x और y पे डिपेंड करते हैं, तो u क्या हो गया? सिर्फ x और y का फंक्शन होगा। v क्या हो गया? सिर्फ x और y का फंक्शन होगा। तो वही बताया गया कि जनरल नहीं है कि वो 3 डायमेंशनल में ही बताया जाए, हम इसको 2 डायमेंशनल पे ही बता सकते हैं। मतलब सरफेस जो है वो हम ऐसा, सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल में रहता है, तो हम उसको 2 डायमेंशनल से भी डिनोट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इन दिस स्पेस हम उसको 2 डायमेंशनल में बता सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे u और v क्या आएगा? लैम्डा ऑफ एक्स वाई, v इज लैम्डा ऑफ एक्स वाई। या तो दोनों के लिए लैम्डा की जगह यहाँ पे इन्होंने म्यू डिनोट किया है हियर by the inverse function theorem. This is general theory, just read it once. Then u and v are determined once x and y are known. u और v हम पता कर सकते हैं जब हमारे पास x and y मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से फंक्शन आएगा सेट। ओके, यू हैव टू रीड दिस थ्योरी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में कि एक्स वाई और जेड से हमको जो मिला f1 f2 f3 ऑफ uv, वो तीनों क्या है? ये तीनों बताते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। देन इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये अभी जो एग्जांपल है x इक्वल टू a साइन ऑफ cos v, y इज a साइन u साइन v, z इज a cos ऑफ u, ये क्या है? एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये सेकंड पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये जो हमने फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा ना, ये कौन सा पैरामेट्रिक इक्वेशन है? ये एक स्पीयर का है, रिमेम्बर ये एक स्पीयर का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। वैसे ही सरफेस के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हमने प्लेन के कर्व के एग्जांपल लिए, वैसे सरफेस के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। अब सरफेस, प्लेन, प्लेन एक सरफेस है, प्लेन एक सरफेस है। आफ्टर दैट सिलेंडर, सिलेंडर लो, इसका भी ये सर्कुलर पूरा सरफेस है, सो इट इज अगेन अ सरफेस। स्पीयर, अगर मैंने स्पीयर लिया, स्पीयर मतलब एक बॉल, बॉल को पूरा कवर कर दो किसी कपड़े से, तो वो जितना कपड़ा उस बॉल को ऑक्यूपाई होगा दैट इज द सरफेस ऑफ दैट। कैलकुलेट करने के लिए, या बॉल का जो पूरा दिखता है हमको आउटर सरफेस, हम बोलते हैं ना बॉल, बॉल का आउटर सरफेस देखो, तो दैट इज द सरफेस। देन फोर्थ एग्जांपल इज अ पैराबोलॉइड। ओके, पैराबोलॉइड, सो पैराबोलॉइड में दो आते हैं, हाइपरबोलिक एंड एलिप्टिक। These are generally not important. Just remember the first three examples: plane, cylinder and the sphere. Okay, और हमने कर्व के क्या देखे थे एग्जाम्पल्स? सर्कल देखा था हमने, यहाँ पे हमने स्पीयर देखा सरफेस में, कर्व में सर्कल देखा था, और क्या देखा था नेक्स्ट?
हमारे पास अगर कोई है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके का देखा था, ये भी एक कर्व है, एक्सपोनेंशियल डीके। अगेन स्ट्रेट लाइन देखी थी हमने, वो भी एक कर्व है। सो दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स। अगर आता है हमको पेपर में लिखो कर्व और सरफेस के बारे में, तो हम जनरली क्या क्या लिखेंगे? पहले तो हम दोनों के लिए लिखेंगे कर्व सरफेस, शॉर्ट में लेते हैं। कर्व के लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए एक पैरामीटर चाहिए, सरफेस के लिए दो पैरामीटर्स चाहिए। कर्व 1 डायमेंशनल रहती है, सरफेस 2 डायमेंशनल रहता है। इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे दिए जाएंगे? x इक्वल टू f1 ऑफ t, y इज इक्वल टू f2 ऑफ t, z इज इक्वल टू f3 ऑफ t। यहाँ पे f स्मॉल लो बिग लो डिपेंड्स ऑन यू। ओके, यहाँ पे कैसा डिनोट करेंगे? x इक्वल टू f1 ऑफ uv, y इज इक्वल टू f2 ऑफ uv, z इज इक्वल टू f3 ऑफ uv। इस तरह से हम डिनोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा ले सकते हैं हम? एग्जाम्पल। कर्व का एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन, और एग्जाम्पल है सर्कल, हेलिक्स। मैंने कर्व के लिए वो भी बताया था ना, अगर हमारा सिलेंडर है तो उसमें वो जो हेलिक्स बना हुआ रहता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? स्पीयर, प्लेन, सिलेंडर, ये सारे सरफेस के एग्जाम्पल्स है। सो वी हैव कवर्ड दिस मच टिल नाउ। अभी तक हमने कर्व और सरफेस देखा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब पार्शियल डिफरेंशियल एक्चुअल में होता क्या है इक्वेशन, ये एग्जांपल्स देखने के बाद हमारी जो थ्योरी होगी उसमें हमको एक्चुअल मीनिंग समझेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल मतलब डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई इस तरह से यूज हुआ होगा, दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमको आगे भी देखना है। सो पहला एग्जांपल लेते हैं z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमको दो चीजें इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए। स्मॉल p इज इक्वल टू डेल z बाय डेल एक्स एंड q इज इक्वल टू डेल z बाय डेल वाई। ये देखो यहाँ पे ऊपर दी हुई है एक नोट। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हम लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई जीरो, जहाँ पे y डिपेंडेंट रहता है, x इंडिपेंडेंट रहता है। वैसे ही अगर z जो है हमारा ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो डेल z बाई डेल एक्स जो है इसको हम p से डिनोट करेंगे, डेल z बाई डेल y को हम q से डिनोट करेंगे, और यही यूज करके हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। अब ये फर्स्ट है, इसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पहले p फाइंड करते हैं। p को मैंने क्या बोला? डेल z बाय डेल एक्स होता है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ax का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? डेल, देखो पहले हम ऐसा लिखेंगे ax प्लस बी वाई। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? a, डेल बाय डेल एक्स 1 होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू x तो 0 आता है, मतलब a प्लस 0 इज a, तो p की वैल्यू क्या आई? a आई। वैसे ही अगर हमने q फाइंड किया डेल z बाय डेल y, दैट इज डेल बाय डेल z ऑफ ये पूरा y लिखा, तो इसकी 0 आएगी और बी वाई की भी आएगी, तो p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू b। तो हमारा जो था z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे? p, सो पी एक्स, और b की वैल्यू लिखेंगे q, q वाई। सो z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, इस तरह से दिया है। मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे हमको पता है डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू को हम p बोलते हैं, और डेल z बाय डेल y की वैल्यू को q बोलते हैं। सो डेल z बाय डेल एक्स निकालेंगे हम यहाँ से, इसका क्या आएगा? 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू बी, और इसका 0 प्लस 0।
सो क्या आया आंसर y प्लस बी। क्यू कैसे निकालेंगे हम, डेल जेड बाय डेल वाई, मतलब x एज इट इज y के साथ किया तो 1 प्लस इसका 0 आएगा, थर्ड टर्म का लिया तो a इंटू 1, फोर्थ टर्म का 0 आएगा, मतलब x प्लस ए। सो यहाँ पे अगर हम लिखें आंसर z इक्वल टू x प्लस ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं p, सॉरी x प्लस ए की वैल्यू लिख सकते हैं q। सो q लिखा, फिर y प्लस बी की वैल्यू लिख सकते हैं हम p, तो यहाँ पे लिखेंगे p। सो z इज इक्वल टू पी क्यू, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड के लिए। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड। अब ये फर्स्ट थ्री जो है, ये फोर्थ हमारा जो पेपर में आया हुआ है उसको पढ़ने के लिए ये बेसिक्स है, मतलब आना चाहिए ये कैसे फाइंड करते हैं, फिर हम वो फोर्थ इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो सी यहाँ पे हमारा 2z दिया हुआ है, तो हम z निकालेंगे पहले। तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा z निकल गया। इससे p निकालेंगे, p कैसे निकालेंगे हम, डेल z बाय डेल एक्स। अब देखो 1/2 तो कॉमन रहेगा पूरा बाहर। अब डेल z बाय डेल एक्स मीन्स 2ax प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव मतलब ax प्लस वाई का डेरिवेटिव a आएगा, प्लस b के लिए 0, मतलब आंसर क्या आया, 2 कैंसल ax प्लस वाई इंटू ए। इस तरह से ही हमको p मिला। वैसे ही q डेल z बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन आएगा, 2 बाहर, ax प्लस वाई, अब y का ax का 0 आएगा, y का 1 आएगा, इंटू 1 प्लस b का 0 आएगा, 2 अगेन कैंसिल, तो q आया हमारे पास ax प्लस वाई। ओके, अब p और q मिला। अब हमको जनरली करना क्या रहता है इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, हमको जो a और b है वो एलिमिनेट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो a और b को हटा दिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे भी a और b को हटा दिया तो हमको ये मिला। अब इसमें भी हमको ये जो मिला है, अब इसका a और b हमको हटाना है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब p मिला हमको, अब q जो मिला उसमें से हम a फाइंड करेंगे, q से हम a फाइंड करेंगे। तो कैसा फाइंड होगा, q माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब हम a फाइंड कर रहे हैं ना, तो इट इज q माइनस वाई अपॉन एक्स, इस तरह से आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, तो ये आया a की वैल्यू आई। अब ये a की वैल्यू हम p में पुट कर देते हैं, p में पुट कर दो, p क्या था, a इंटू ए एक्स प्लस वाई, यानी a इंटू ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, q, सो a इंटू क्यू। अब q की वैल्यू, q हमको हटाना नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में a और b को हटाना रहता है, तो यहाँ पे q है हमारे पास, p भी है, a को हटाना है सिर्फ, a को हटाने के लिए हम ये a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, q माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू। सो हमारे पास फाइनली क्या है, p इज इक्वल टू q माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू q। So it is nothing but multiplying both sides by x. Px is equal to q square minus qy. So answer is px plus qy is equal to q square. आया यही इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरली ऐसा नहीं रहता है कि अगर हमको पी और क्यू मिला तो वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ही फाइंड होगा, ऐसा नहीं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है। सो हम ये तो सबसे सिंपलेस्ट से अभी हमने स्टार्ट किया है। अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है पेपर में आया हुआ है 2016 विंटर में, तो थोड़ा हार्ड होगा। सो ये पेपर में आया हुआ है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। सो स्टार्टिंग है, ओके, z square 1 plus a cube is equal to 8 x plus ay plus b cube। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फाइंड करना है इक्वेशन का। पहले तो हम इसको p और q फाइंड करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के साथ डिफरेंशिएट किया तो ट्वाइस z इंटू डेल z बाय डेल एक्स, 1 प्लस ए क्यूब कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, 8 इंटू 3 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी स्क्वायर
अब x के साथ कर रहे हैं ना, तो x का 1 आएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या मिला हमको, 2z। डेल z बाय डेल एक्स p रहता है, ट्वाइस z p। 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 8 3 24 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आया ये इक्वेशन 1। अब इसी को y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, y के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्वाइस z 1 प्लस ए क्यूब डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 8 इंटू 3 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी स्क्वायर। y के साथ किया तो ए वाई मीन्स ए आएगा। सो इट इज नथिंग बट ट्वाइस z। अब डेल z बाय डेल y मतलब कि q। 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 8 3 24 a इज इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ओके, ये आया इक्वेशन हमारा। सो गिविंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना इसमें। सो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा दोनों साइड में, 24। ये वाली सॉरी राइट साइड देखो, दोनों की राइट साइड इक्वेशन इक्वल है, बस ये ए को इधर पुट करना पड़ेगा ना हमको। सो हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस जेड क्यूब 1 प्लस ए क्यूब अपॉन ए इज इक्वल टू इस, ये राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड ट्वाइस जेड पी 1 प्लस ए क्यूब। समझा क्या? या तो डायरेक्टली जो ये इक्वेशन था ना हमारा, मिला था हमको इक्वेशन 2, उसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 से, ये जो किसी भी वे में लो आंसर सेम ही मिलेगा। हमने अगर ये सब्स्टिट्यूट किया तो देखो 2z दोनों साइड कैंसल, 1 प्लस ए क्यूब कैंसल, सो q अपॉन ए इज इक्वल टू p मिला। बट हमको तो a फाइंड करना है ना, तो a उधर क्या, p इधर लेफ्ट साइड में, तो q बाय p। तो a की वैल्यू मिली हमको q बाय p। ओके, a की वैल्यू q बाय p मिली, a फाइंड। अब इक्वेशन 1 देखेंगे। इक्वेशन 1 is twice z p1 plus a cube is equal to this 24 and all this। यहाँ से हम x plus ay plus b square निकालेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 लो, यहाँ से x plus ay plus b square क्या आएगा, twice z p 1 plus a cube upon 24। इट मीन्स 2 1s are 2 12s are। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट लूँ दोनों साइड से, x प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट में मिलेगा ना मुझे, ये क्या मिलेगा अंडर रूट में, z p 1 प्लस ए क्यूब अपॉन 12। ये आया मेरे पास इक्वेशन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अंडर रूट लगाओ या पावर 1/2 लगाओ, बोथ आर द सेम थिंग। अब हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, बस ए और बी को एलिमिनेट करना किसी भी तरह करो। अब ये वाला इक्वेशन है गिवन, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या था हमारे पास, जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 8 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी क्यूब। ये हमारा गिवन है। ओके, अब यहाँ से ये वाला जो है हमने इक्वेशन 3 वो पुट करना है इसमें। तो जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू, ये वैल्यू पुट करेंगे, मतलब z इंटू पी 1 प्लस ए क्यूब अपॉन 12 रेज टू पावर 1/2। रेज टू पावर 1/2 आएगा, लेकिन उसके भी पावर में क्या है, हमने ये जो पुट किया उसके पावर में 3, मतलब पूरा पावर क्या आएगा 3/2। जेड स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू जेड पी 1 प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 12 होल रेज टू पावर 3/2। ये आया हमारे नेक्स्ट इक्वेशन। सी वी गेट दिस इक्वेशन। देन अब मुझे स्क्वायर रूट नहीं पसंद, सो मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगी।
So it will be taking square both sides. So z to the power 4, 1 plus a cube square, it's equal to 8 square, and z into p 1 plus a cube, क्यूब क्यूब क्यूब, सब पे क्यूब लगा दो, अपॉन में 12, इसका भी क्यूब कर दो. ओके, देन और आगे जाते हैं इसी में. अब ये कैलकुलेटर अलाउड रहता है, साइंटिफिक रहता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट नाउ. 8 square means 8 into 8. 12 cube is 12 into 12 into 12. Z cube p cube 1 plus a क्यूब का क्यूब. ओके, ये क्यूब चाहिए यहाँ पे. सो 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6. क्या है हमारा? z to the power 4 1 plus a क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, बचा क्या हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3s are 9, 9 3s are 27. इतना बचा. देखो, इतना करते करते हमने b को एलिमिनेट कर दिया. b को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे. अब बचा a, और a की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, q अपॉन p. तो यहाँ पे करेंगे क्या? a की वैल्यू q अपॉन p पुट करेंगे. ओके, z टू द पावर 4 1 प्लस, अभी पुट करने से पहले काम करते हैं, जो कैंसिल होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो कैंसिल कर देते हैं. z क्यूब पूरा कैंसिल, z बचेगा. ये स्क्वायर की टर्म कैंसिल, यहाँ पे एक टर्म बचेगी. सो z इज इक्वल टू p क्यूब 1 प्लस a क्यूब अपॉन 27. इतना ही बच रहा है. ओके, अब पुट करते हैं p की वैल्यू, p क्यूब अपॉन 27. पुट करते हैं p की वैल्यू और a की ना, a की वैल्यू पुट करते हैं. क्या थी a की वैल्यू? q बाय p. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, q क्यूब अपॉन p क्यूब. ओके, so what we are getting here, z is equal to p cube upon 27, p cube plus q cube upon p cube. अगेन यहाँ पे क्या करेंगे हम? p cube को कैंसिल कर देंगे. So what we are getting, p cube plus q cube upon 27. Multiplying both sides by 27, 27 into z will be equal to p cube plus q cube. ये आया हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें कहीं भी a और b नहीं है, मतलब कि हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पे जो ये है ना, इसमें मैंने z को इस तरह से डिनोट किया, क्योंकि कब z जाके 2 बन जाए पता नहीं चलता है, इसलिए z को इस तरह से डिनोट करो, या तो फिर इस तरह से लिखो, इस तरह से, या लाइन ओवर दिस. So anything you can do, but don't try it directly like this, because कभी भी इसको कोई 2 भी समझ सकता है. We are moving to the actual partial differential equation. अब partial differential equation देखते हैं क्या होता है. Partial differential equation denoted by PDE, इसको हम PDE से डिनोट करते हैं. ओके, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन की, पार्शियल डेरिवेटिव विथ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सपोज एग्जांपल देखते हैं. u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ओके, इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें टर्म्स कैसी रहेगी? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, del 2u by del x square, del 2u by del x, del y, del 2u by del y square. इस तरह की टर्म्स रहेगी उसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब
किसी भी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ लेना, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. So, equation containing one or more partial derivatives of the unknown of two or more independent variables is known as partial differential equation. ये definition थोड़ी confusing है. So, I am writing here, you can take this. A partial differential equation is an equation that involves partial derivatives of a function with more than one independent variable. Okay. ये एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो पेपर में. ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें हर जगह पे 2, 3 एंड 1 और मोर दिया हुआ है, सो इट्स कंफ्यूजिंग. आई एम टेकिंग दिस. सो अगर इसका एग्जांपल जो है ये देखा, डेल जेड बाय डेल एक्स क्या देखा था हमने, पी. डेल जेड बाय डेल वाई क्यू, इट इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई. ये एक एग्जाम्पल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके. देन नोटेशन. अब हमने पी और क्यू का तो नोटेशन देख लिया. जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे एक्स और वाई, और जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, उस केस में क्या होगा, हम डेल जेड बाय डेल एक्स इसको पी डिनोट करेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई को क्यू, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज आर, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई इसको एस, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इसको हम डिनोट करेंगे टी से, डेल जेड बाय डेल एस पी, डेल जेड बाय डेल वाई क्यू, डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर को आर, देन इसको एस टी. सिंपली पी क्यू आर एस टी लिख लेना. फिर डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों का लेना है डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, और फिर लास्ट में डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, इसको हम टी से डिनोट करेंगे. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि टी एक पैरामीटर है, एस एक पैरामीटर है, वो अलग था. हम सरफेस और कर्व के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. सो डोंट कंफ्यूज दैट. अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर टाइप का भी हो सकता है. लीनियर मतलब क्या, जिसकी डिग्री 1 होगी, फर्स्ट डिग्री. Partial differential equation is said to be linear if the dependent variable and its partial derivative occurs only in the first degree and are not multiple. जिसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोला था, z. ये कैसा है, डिपेंडेंट है. x और y कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे. ओके, इंडिपेंडेंट थे. जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब z, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स मतलब कि पी क्यू आर एस टी जो हमने यहाँ पे डिनोट किए थे, ये अगर ये सारे और z फर्स्ट डिग्री में रहते हैं तो उसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. अब देखो यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये सारे के सारे इसमें लीनियर है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर है इसका फर्स्ट ऑर्डर. अब बोलोगे इसका ऑर्डर 2 है, बट ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है ना, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इसकी ऑर्डर मैटर नहीं करेगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट आता है लीनियर, जो हमने ऑलरेडी देखा, is said to be linear if it is linear in independent variables and its derivatives. अब linear in dependent variable and its partial derivatives. Okay, मतलब ये डिपेंडेंट के लिए और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए अगर वो लीनियर है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. मतलब पी क्यू और जेड के लिए अगर ये लीनियर है तो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन. अब देखो स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल z, इसके लिए ये क्या रहना चाहिए,
लीनियर रहना चाहिए। अब p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑर्डर कुछ भी रहा तो डजंट मैटर। स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल z का जो है सिर्फ इनका ऑर्डर फर्स्ट रहना चाहिए, फर्स्ट डिग्री रहनी चाहिए, बाकियों की वेरिएबल्स की डिग्री हमको मेजर नहीं करनी है यहाँ पे। सो ये इसका जनरल इक्वेशन है, यू कैन रीड दिस, ये थ्योरी है, सो यू हैव टू रीड इट। दीज आर द एग्जाम्पल्स, देखो p q z तीनों फर्स्ट डिग्री में, उनके साथ जो भी है उनकी डिग्री मैटर नहीं करेगी। अब सेमी लीनियर में जाते हैं। सेमी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेमी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे अगर वो p और q में लीनियर है और जो p और q के कोएफिशिएंट्स है वो x और y के ही फंक्शन रहने चाहिए। अब लीनियर में जो थे वो हमारा p और q का कोएफिशिएंट कुछ भी रहा, ये कोएफिशिएंट लीनियर में कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सेमी लीनियर में ये जो p और q है इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो x और y के ही रहने चाहिए, फंक्शंस x और y के रहने चाहिए। और जो राइट हैंड साइड है मतलब कि पी क्यू और दूसरा क्या था z के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो z यहाँ पे कुछ भी रहा तो चलेगा, मतलब आर ऑफ एक्स वाई जेड, राइट साइड में वो एक्स वाई का फंक्शन रहे, एक्स वाई जेड एक्स जेड का रहे, दैट डजेंट मैटर। ओके, तो देखो यहाँ पे p और q लीनियर इनके कोएफिशिएंट्स x और y के फंक्शंस है ना, और राइट हैंड साइड में x y z की कोई भी टर्म्स रही डजेंट मैटर, किसी भी ऑर्डर की रही दैट ऑल्सो डजेंट मैटर, दैट इज सेमी लीनियर। देन क्वाजी लीनियर, क्वाजी लीनियर इक्वेशन को हम लैग्रेंजेस इक्वेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाजी लीनियर इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इन p एंड q। अब इसमें ये क्या रहना चाहिए, सिर्फ p और q में लीनियर रहना चाहिए, p और q में लीनियर रहना चाहिए, उसके कोएफिशिएंट से हमको कोई मतलब नहीं है, वो x y z में से किसी का भी फंक्शन हो सकता है, p x y का भी फंक्शन रह सकता है, x z का भी, वाई जेड का भी, एक्स वाई जेड का भी, किसी का भी फंक्शन है, डजेंट मैटर। ओके, इसका एग्जांपल देखो, पी क्यू ये दोनों लीनियर है, कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड में से किसी का भी रहे डजेंट मैटर, राइट हैंड साइड भी किसी का भी रहे डजेंट मैटर। अब नॉन लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा, partial differential equation of the form f of x y z pq is equal to 0 which doesn't come under any of the above three types are known to be non-linear equation। अब इसका एग्जांपल देखो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे p और q लीनियर है क्या, नहीं है, तो इट इज अ नॉन लीनियर। अब देखो फर्स्ट है पी क्यू इक्वल टू जेड, अब पी क्यू मल्टीप्लाइड है साथ में, और ऐसा हमने कहीं पे भी फॉर्म नहीं देखा है, p के साथ इसका कोएफिशिएंट रहना चाहिए, q के साथ उसका कोएफिशिएंट रहना चाहिए, और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड या इसके z का कोएफिशिएंट रहना चाहिए। सो यहाँ पे कहाँ पे भी हमने पी क्यू डिनोट किया है क्या, नहीं किया है ना, तो ये भी नॉन लीनियर रहेगा। क्वेश्चन आता है पेपर में, फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स चार ऑप्शंस रहेंगे, चूज द नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन आपको चूज करना पड़ता है, ऑप्शन रहता है पी क्यू इक्वल टू जेड, तो ये वाला जो रहेगा वो नॉन लीनियर इक्वेशन रहेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आ सकते हैं, आप क्या बोलोगे कि p भी लीनियर है q भी लीनियर है तो ये लीनियर ही होगा, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, बट नो, बिकॉज हियर दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन और ऐसा कोई फॉर्म हमारा लीनियर में नहीं है, सो इट इज अ नॉन लीनियर। अब थर्ड देखो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें हमारे p और q है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है p और q, तो वो लीनियर आएगा क्या, नॉन लीनियर, p और q प्रेजेंट तो रहना चाहिए ना, सो दिस इज अगेन अ नॉन लीनियर। सो पेपर में आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो यू हैव टू क्लासिफाई लाइक दिस। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अब इंटीग्रल्स का क्लासिफिकेशन, अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, उसके यहाँ पे कुछ थेरी है, यू हैव टू मेंशन दिस थेरी ऑल्सो इफ द क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, सो ये थेरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रीड करते हैं बिकॉज थेरी इज जनरली टू रीड एंड अंडरस्टूड बाय आवरसेल्व्स।
essentially a solution of this equation 1 in a region D which is a subset of R cross R. अब D यहाँ पे कोई रीजन है जो कि R क्रॉस R का सबसेट। R क्रॉस R मतलब कि R² मतलब कि एक प्लेन। D एक रीजन है प्लेन के अंदर। is given by Z as a continuous differentiable function of x and y for xy belongs to D। अब मैंने इस D से xy कोई एलिमेंट्स लिए। Further, if one compute P and Q from it and substitute them into equation 1, अब मैंने यहाँ से P और Q निकाले और उसको इक्वेशन जो हमारा 1 है f of x y z p q इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो इक्वेशन जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा टू एन आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ऐसा यहाँ पे बोल रहा है ये हमको एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देखना पड़ेगा तभी समझेगा कि यस this is really true or not. So we are going to see it in the further examples. Now we are just going to read this theory. There are different type of solution that is integral surfaces for the first order partial differential equation. देखो अगर हमारा कोई partial differential equation रहता है तो उसका जो solution रहेगा वो solution क्या रहेगा? differential equation है उसको इंटीग्रेट करने के बाद solution होता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल सरफेस। क्योंकि अगर हमको डेरिवेटिव कैंसिल करना है तो उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हमने इंटीग्रेट किया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल एंड वी गेट द एक्चुअल सोल्यूशन। तो वो जो सोल्यूशन मिलेगा दैट इज द इंटीग्रल सरफेस। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को इंटीग्रल सरफेस बोला जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। नोट वही नोट में लिखा है solution z equal to z of xy when interpreted as a surface in three-dimensional space will be called an integral surface of partial differential equation। ये जो solution है z equal to z of xy in partial differential equation का जो solution रहता है z equal to z of xy उस solution को हम integral surface भी बोल सकते हैं in the three-dimensional space। Okay, so अब इंटीग्रल्स जो है वो तीन टाइप के रहते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल, है ना। ये आ चुका है पेपर में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल एंड देन सिंगुलर इंटीग्रल। ये पेपर में आ चुका है कि ये तीनों को एक्सप्लेन करो। या तो फिर एक ऐसा भी आया है कि सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल को एक्सप्लेन करो 2 मार्क्स के लिए। तो आपको क्या करना है, जो ये ऊपर मैंने बताया ना इतना पार्ट लिखना है पूरा एज अ थ्योरी, देन कंप्लीट इंटीग्रल लिखना है तो उसका लिखो। नंबर 1 पहले तो हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, कंप्लीट और पर्टिकुलर, जनरल एंड सिंगुलर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंप्लीट इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल। 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। 2 पैरामीटर फैमिली बोला मतलब कि इसमें 2 पैरामीटर्स आएंगे। सो यहाँ पे हमने सपोज किया कि z इज अ फंक्शन ऑफ x y a b, इस तरह से आएगा z। ये कंप्लीट इंटीग्रल होगा इक्वेशन 1 का। अभी हमारा इक्वेशन 1 क्या था? व्हाट वाज आवर इक्वेशन 1? f ऑफ x y z p q, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा ये। ओके, इसका z इक्वल टू f ऑफ x y a b, ये 2 पैरामीटर फैमिली कंप्लीट इंटीग्रल आएगा अगर रीजन के अंदर मैट्रिक्स का रैंक 2 है। तो मैट्रिक्स कौन सा लेंगे हम? इसका a के साथ, b के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, x a के साथ, x b के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, y a के साथ, y b के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। ये मैट्रिक्स है। अगर इसका रैंक 2 आएगा तो इस रीजन में z इक्वल टू f ऑफ x y a b ये कंप्लीट इंटीग्रल होगा इस इक्वेशन का। ये होता है कंप्लीट इंटीग्रल। ये क्या थ्योरी है? सो थ्योरी वी आर गोइंग टू रीड। जब इसको हम आगे एग्जाम्पल में जाएंगे तो वो एग्जाम्पल में कैसा हुआ ये वो वहाँ पे मीनिंग समझेगा। सो फर्स्ट थ्योरी देख लेते हैं पूरा। जनरल इंटीग्रल। अभी हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन क्या मिला था? z इज इक्वल टू f ऑफ x y a b। मतलब अगर आता है पेपर में एक्सप्लेन द जनरल इंटीग्रल
तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको ऊपर का फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है जनरल इंटीग्रल, इक्वेशन 2 था ना वहां पे, वो 2 इक्वेशन यहाँ पे लिया है, फर्स्ट इक्वेशन भी लिया है, तो ऊपर का जो पूरा स्टार्टिंग का था वो पूरा स्टार्ट कर लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यू हैव टू राइट कंप्लीटली। जनरल इंटीग्रल बोला ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर मैंने b की वैल्यू फाई ऑफ a ली तो वी गेट अ 1 पैरामीटर फैमिली। कंप्लीट इंटीग्रल में हमने 2 पैरामीटर फैमिली ली थी, a और b वहां पे 2 पैरामीटर्स लिए थे, लेकिन अगर मैंने b को भी a के ही फॉर्म में लिखा तो हमको 1 पैरामीटर फैमिली मिलेगी। कैसे मिलेगा हमको? z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ए, b की जगह मिलेगा फाई ऑफ a, इस तरह से मिलेगा। ये क्या होगी? एक सब फैमिली होगी 2 पैरामीटर फैमिली की, क्योंकि ये कैसा था इक्वेशन 2, ये हमारा 2 पैरामीटर फैमिली था ना, 2 पैरामीटर फैमिली था ये, उसका यहाँ पे मुझे मिला 1 पैरामीटर फैमिली। ओके, तो ये 1 पैरामीटर फैमिली उसकी सब फैमिली होगी। द एनवेलप ऑफ 3, अब हमने एनवेलप देखा था पहले? नो, एनवेलप हम आगे देखने वाले हैं। सो एनवेलप की डेफिनेशन ये रहती है कि बाउंड्री फैमिली ऑफ कर्व्स है, इनकी जो बाउंड्री रहती है उसको एनवेलप बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसकी एनवेलप एग्जिस्ट करेगा इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ए। अगर हम ए को एलिमिनेट करें इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के बीच में, ए को एलिमिनेट कर दे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वो इक्वेशन होगा हमारा जनरल इंटीग्रल। से यहाँ पे क्या लिखा है? एनवेलप ऑफ द इक्वेशन 3 if it is exist is obtained by eliminating a between the equation 3 and the equation f of a plus f of b into phi dash of a equal to 0. In fact, this equation can be solved for a then, अगर ये इक्वेशन a के लिए सॉल्व होगा तो a इक्वल टू a ऑफ एक्स वाई मिलेगा हमको। फिर ये इक्वेशन a इसमें पुट करेंगे, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ए की जगह ए ऑफ एक्स वाई, फाई ऑफ ए ऑफ एक्स वाई, इस तरह से ये हम पुट करेंगे। ओके, इफ द फंक्शन फाई विच डिफाइंस अ सबफैमिली इज आर्बिट्ररी, अगर ये जो हमने फाई b इक्वल टू फाई ऑफ a डिनोट किया था ना, अगर ये हमारा फंक्शन फाई कोई आर्बिट्ररी है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? जनरल इंटीग्रल, या तो फिर जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 1 का। जब पर्टिकुलर फंक्शन फाई यूज होता है तो हमको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। जब हम ये जनरल लेंगे तो जनरल सोल्यूशन मिलेगा, जब हम इसको पर्टिकुलर लेंगे तब हमको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, तब उसको जनरल सोल्यूशन की जगह पे क्या बोलेंगे हम? वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ओके, दैट विल बी नोन एज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन नेक्स्ट इज अ सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल, in addition to the general integral, we can sometimes obtain yet another solution by finding the envelope of 2 parameter family. This is obtained by eliminating a and b from the equation. अगर हमारा ये जो फंक्शन था f of x y a b इक्वल टू 0, इसमें से अगर मैंने a और b दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया, मतलब एफ ए भी 0 एफ बी भी 0, उनका डेरिवेटिव 0, और z ये हमारा फंक्शन होगा f ऑफ एक्स वाई ए बी का, इसमें इन दोनों का डेरिवेटिव 0, तो वहां पे जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज नोन एज अ सिंगुलर इंटीग्रल या तो फिर सिंगुलर सोल्यूशन। ये हम आगे देखने वाले हैं कैसे फाइंड करते हैं। सिंगुलर इंटीग्रल ये पूरा एनवेलप के ऊपर बेस्ड है। एनवेलप पहले क्या है वो देखना पड़ेगा हमको। एनवेलप में भी ऐसा ही रहता है कि हम उसमें से एलिमिनेट करते हैं वैल्यूज को, तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है और इस इक्वेशन को यहाँ पे सिंगुलर इंटीग्रल बोलेंगे। नेक्स्ट, ये ना कोई डेफिनेशन है, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट बट वी आर गोइंग टू जस्ट रीड इट। We define the order of a partial differential equation. अब partial differential equation का order देखते हैं। It is defined as the order of the derivative of highest order n occurring in the equation.
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्वाजी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे अगर डेरिवेटिव्स हाईएस्ट ऑर्डर की लीनियर होगी तो. सारे पॉइंट्स यू कैन रीड दिस. आई डोंट थिंक दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन. सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ये पेपर में आ चुका है 4 मार्क्स के लिए कि एक्सप्लेन करो. 2 मार्क्स के लिए भी आता है. ओके, 2 या 4 मार्क्स के लिए आता है कि एक्सप्लेन दिस सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन. Many surfaces of revolution with z axis as the axis of revolution forms z equal to f of r and r ये क्या है x square plus y square अंडर. मतलब देखो z ये r का फंक्शन है और हमारा r क्या है x square plus y square raised to power 1/2. मतलब z इसका फंक्शन अगर है तो उसको हम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे. वेयर f इज एन आर्बिट्ररी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन. यहाँ पे f क्या है हमारा एक आर्बिट्ररी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है f. ऑन डिफरेंशिएटिंग z इक्वल टू f ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y हमको क्या मिलेगा डेल z बाय डेल x. डेल z बाय डेल x अगर निकालना है तो इट इज नथिंग बट f डैश ऑफ r. मतलब कि f डैश ऑफ r इसका डेरिवेटिव. अब r क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2. अब r का डेरिवेटिव लो 1/2 इंटू अंडर रूट मतलब कि r इंटू r डैश मतलब 1/2 r इंटू ट्वाइस ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना. तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 कैंसिल x अपॉन r f डैश ऑफ r. अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. सो हम क्या लेंगे हमने जो इक्वेशन फाइंड किया z का उससे लेते हैं डायरेक्ट. ओके, ये हमने आर भी इसमें पुट कर दिया था तो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x लेते हैं. तो इट इज नथिंग बट f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2. अब इस ब्रैकेट के अंदर का लेना है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2. इसका क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स. तो यहाँ पे डेल z बाय डेल एक्स को हम p से डिनोट करेंगे. अब f डैश ऑफ ये पूरी वैल्यू क्या थी r. सो f डैश ऑफ r इंटू 1/2 ये वैल्यू भी r है तो 1/2 r इंटू ट्वाइस एक्स. 2 कैंसिल. सो वी गेट p इज इक्वल टू f डैश ऑफ r इंटू x अपॉन r. ये हमको p की वैल्यू मिली. सिमिलरली q की वैल्यू फाइंड करते हैं. अब q की वैल्यू x की जगह पे y आ जाएगा बाकी तो पूरा सेम रहेगा. बट वी आर गोइंग टू फाइंड डेल z बाय डेल y मतलब कि p हमको फाइंड करना है. मतलब f डैश ऑफ r यहाँ पे आएगा 1/2 r इंटू ट्वाइस y. 2 कैंसिल. डेल z अपॉन डेल y इट मीन्स q इट इज इक्वल टू f डैश ऑफ r इंटू y अपॉन r. This is the required value. Okay, for q. So we have found your p and q. फिर यहाँ से हम क्या करेंगे f डैश ऑफ r को एलिमिनेट कर देंगे. f डैश ऑफ r को कैसे एलिमिनेट करेंगे. अब p की वैल्यू है q की वैल्यू भी मिली हमको y अपॉन r इंटू f डैश ऑफ r. अब q की वैल्यू में f डैश ऑफ r फाइंड करते हैं तो इट विल बी क्यू आर अपॉन y आएगा. ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 यानी p में पुट कर दो. p इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन r कैंसिल हो जाएगा विच इम्प्लाइज पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. इट इज विच अगेन इम्प्लाइज पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0. आया ये पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का बाय द सरफेसेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ गिवन अबव. सो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना रहा तो ये पूरी हमको यहाँ पे लिखनी है मैथमेटिक्स. ओके, ये एक बस सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन में इतना याद कर लेना कि ये सरफेस हमको लेना है.
बाकी इसको फिर P निकालो, फिर Q निकालो, फिर उसमें से F डैश ऑफ R को एलिमिनेट करो, इक्वेशन मिल जाएगा, वो आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि ये सरफेस लेना है। ओके, नेक्स्ट, I told you already that envelope we are going to see. So envelope क्या रहता है? Curve that is tangential to each one of the family of curves in a plane or in a 3D uh, or in a 3D surface. That is tangent to each one of the family of a curve is known as envelope. अब देखो, मेरे पास सर्कल्स है इस तरह से, और लेट इट बी, सर्कल्स की जगह हम लेते हैं हेलिक्स। मेरे पास ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको टेंजेंट बना के जो जाएगा, ये टेंजेंट बना के जा रहा है ना, दो इसके लाइंस के बीच में ये पूरा आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एक टेंजेंट हो गया। इट इज अ टेंजेंशियल सरफेस टू ईच ऑफ द फैमिली ऑफ अ कर्व इन अ प्लेन और इन 3D सरफेस। तो ये टेंजेंट को ही क्या बोलेंगे हम? एनवलप। या तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बाउंड्री रहती है जो बात, इसकी ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जा सकता, सो इट इज अ एनवलप। यानी कि देखो, एक्चुअल में इसको इस तरह से करते हैं, ये जो है ना, ये हो गया एनवलप। इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मींस एनवलप टू सर्कल। ये क्या हो गया? एनवलप हो गया सर्कल के लिए। ओके, देन एग्जाम्पल लो, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ए बी, इसका फंक्शन है एनवलप। मैंने पहले ही बोला था जब हम सिंगुलर इंटीग्रल पढ़ रहे थे कि हमको वहां पे ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ए बी है, ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए एफ ए जीरो लेना पड़ेगा, एफ बी भी जीरो लेना पड़ेगा। जहाँ पे हमको एक्स और वाई का फंक्शन मिलेगा, उस एक्स और वाई के फंक्शन को मैंने सपोज जी से डिनोट किया। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एनवलप। ओके, ये जनरल था। अगर हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। इसके लिए एक ही पैरामीटर है यहाँ पे m, यहाँ पे दो पैरामीटर थे इसलिए एफ ए इक्वल टू जीरो, एफ बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे m इज पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है m, तो हमको यहाँ पे डेल y अपॉन डेल m करना पड़ेगा, तो x मिलेगा हमको। अब इसको हमने इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया था, मतलब x की वैल्यू जीरो। अब x की वैल्यू जीरो गिवन में पुट करेंगे, m इंटू जीरो प्लस वन, मतलब m, मतलब x इक्वल टू जीरो के लिए हमको क्या मिला? y इक्वल टू m। तो ये जीरो m एक पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिलेगा ये इसका बाउंड्री पॉइंट होगा। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट होगा, सॉरी, जीरो m आएगा क्या? m इंटू जीरो प्लस वन, इट इज नथिंग बट वन, सो y की वैल्यू वन आएगी, सॉरी, सो इट इज जीरो वन। तो जीरो वन ये क्या आएगा? बाउंड्री पॉइंट होगा। ओके, और इसी बाउंड्री पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एनवलप। दिस इज नथिंग बट द एनवलप। So we have completed till this envelope. This chapter comprises around 150 pages. We are on the 15 today. So next, let's see the example for partial differential equation. ये ना example हम read करते हैं overlook. It's not going to come in the paper. ये कभी आता तो नहीं है, आज तक नहीं आया. So still we are going to see. देखो, कंसिडर द सरफेस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है और वी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ओके, और एफ कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। हमारे पास एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने कंसिडर किया। यू यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है और वी भी हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो del f upon del u into du by dx plus del f upon del v into dv by dx it is equal to जीरो। अब देखो, f जो है ये u पे डिपेंड है, लेकिन u तो x का फंक्शन है और x क्या है हमारा? x इज इंडिपेंडेंट, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव आया, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आया।
ओके, सो डेल एफ अपॉन डेल यू। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यू ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू एक्स का फंक्शन भी है, जेड तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वाई के लिए 0 आएगा। डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर जेड ये एक्स का फंक्शन इस तरह से आएगा। वैसे ही डेल एफ अपॉन डेल वी बाय डेल एक्स 0 आएगा। एक्स के लिए ले रहे हैं, वी एक्स का फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चालू है ना। सो डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल जेड बाय डेल एक्स, इट इज इक्वल टू 0। इसको यू एक्स डिनोट करेंगे, इसको यू जेड, और इसकी वैल्यू तो p है हमारे पास। इसको वी एक्स वी जेड, इसकी वैल्यू p है हमारे पास। ओके, ये हमारा x के साथ किया हमने। अब पूरा x के साथ किया, ये आया हमारे पास। वैसे ही y के साथ करेंगे तो ये आएगा इक्वेशन 2। इन दोनों में से डेल एफ अपॉन डेल यू को एलिमिनेट करना है, डेल एफ अपॉन डेल वी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए डायरेक्टली जो एलिमिनेट करना है उनको छोड़ के बाकियों का लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट, इट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा? देखो, यू एक्स प्लस यू वाई पी, यू वाई प्लस क्यू यू जेड, ये टर्म और ये टर्म, डिटर्मिनेंट इज 0। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा दिस माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। देखो, यू एक्स इंटू यू वी वाई फर्स्ट टर्म, यू एक्स इंटू दिस होल सेकेंड टर्म, सॉरी इसमें देखो सेकेंड टर्म अलग लिए, फर्स्ट टर्म ये लिए, सेकेंड टर्म ये लिए, यू जेड पी इंटू दिस टर्म। इन सब कुछ भी लो, टर्म तो यही मिलेगी, कैसा भी मल्टीप्लिकेशन करो। फर्स्ट ये लो, इससे मल्टीप्लाई करो, देन ऐसे इस तरह से कर सकते हो आप। इसको इससे करो, इसको इससे, लाइक दिस यू कैन डू दिस। 8 टर्म्स टोटल मिलेगी आपको, इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो सकती है क्या, देखना है वो हमको। तो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। अब ये एक टर्म माइनस दिस टर्म एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसमें p है उनमें से p कॉमन निकालो और वो एक ब्रैकेट में लिखो। सिमिलरली जिसमें q है वो q कॉमन निकालो, एक ब्रैकेट में लिखो, इक्वल टू 0। अब जैसे हमने डिटर्मिनेंट में से क्रॉस प्रोडक्ट किया था ऊपर, वैसे ही इसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं ना। सो ये डिटर्मिनेंट में लिखा हमने, क्योंकि देखो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, इसको सॉल्व किया तो यू एक्स इंटू वी वाई माइनस वी एक्स इंटू यू वाई, इस तरह से मिलेगा ना हमको, मतलब यही मिल रहा है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट इंटू वी, इसका डिटर्मिनेंट इंटू क्यू इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट को हम जैकोबियन में भी लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा है सब 12th में। सो जैकोबियन क्या आता है? डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई का जैकोबियन आता है यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई। क्या आता है? u को इसके साथ, v का x के साथ, फिर दोनों का इसके साथ, मतलब यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई, इस तरह से ये आ गया। इसका लेंगे सेकेंड, इसका थर्ड। अब एक साइड में हमको ये रखना है और बाकी दोनों को शिफ्ट करना है 0 के अपोजिट साइड में, तो दोनों टर्म्स निगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव रहेगी। अब ये नेगेटिव टर्म को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, ये जेड वाई को वाई जेड कर देंगे अगर, तो साइन चेंज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या मिला हमको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देगा फर्स्ट ऑर्डर का, जो एफ ऑफ क्यू वी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। ये एक जैकोबियन है, ऑलरेडी टोल्ड यू।
तो ये एक एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कि हम इस तरह से इसको इन जनरल सॉल्व कर सकते हैं। देन फंक्शनल डिपेंडेंस, फंक्शनल डिपेंडेंस भी एक एग्जांपल है, आज तक पूछा नहीं गया है बट वी आर गोइंग टू रीड इट। v एक एक्स वाई का फंक्शन है, u एक्स वाई का फंक्शन है। देन इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई के साथ और इसका जैकोबियन लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया फंक्शनल डिपेंडेंस। हियर इज अ नोट, यू विल रीड इट आफ्टरवर्ड्स। देन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट यूलर्स इक्वेशन फॉर अ होमोजीनियस फंक्शन। ये पेपर में आया भी है 2017 समर 2 मार्क्स के लिए कि ये डिस्क्राइब करो टर्म को। सो function f of x y is said to be the homogeneous function of x and y of degree n। अगर ये सेटिस्फाई करेगा f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to power n into f of x y, अगर ये सेटिस्फाई करेगा दैट इज द यूलर्स इक्वेशन फॉर होमोजेनियस फंक्शन। फिर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे कोई होमोजेनियस फंक्शन है। देन बाय यूलर्स थ्योरम दिस फंक्शन सेटिस्फाइज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जनरली क्या रहता है, यूलर्स इक्वेशन फॉर अ होमोजेनियस फंक्शन, अगर हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है एफ ऑफ x1 x2 अप टू xn, या तो xr भी ले सकते हैं हम। xn हमने कोई फंक्शन लिया, इसकी डिग्री कंसिडर की मैंने r, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री r। इसका हम दे सकते हैं यूलर्स इक्वेशन is given by x1 del f upon del x1 plus x2 del f upon del x2 plus and so on xn del f upon del xn, it is equal to r into the function f of x1 x2 up to xn। ये इन जनरल है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिया तो इसके लिए क्या आएगा, x इंटू एफ एक्स प्लस y इंटू एफ वाई इज इक्वल टू द होमोजीनियस डिग्री, अगर वो n डिग्री का है तो n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह से आएगा ये अगर एक्स वाई का है। अगर x1 x2 अप टू xn का है तो वो इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल is f of xy is equal to x square plus y square। ये एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो ये इसका यूलर्स इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, यूलर्स इक्वेशन इज गिवन बाय x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स y इंटू डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री 2 दिख रही है इसकी, होमोजेनियस है क्योंकि डिग्री 2 है ना ओवरऑल, तो ये होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 2 का है। 2 इंटू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। प्रूफ करना है हमको कि हाँ ये सच में है, तो हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। ये इक्वेशन कंसिडर किया, एफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, ट्वाइस एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आएगा, ट्वाइस वाई डेरिवेटिव। देन ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज 12x, LHS कंसिडर करेंगे पहले, x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज ट्वाइस वाई, दैट LHS यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इस तरह से आया। वैसे ही हमारा RHS क्या है, 2 इंटू द फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिला हमको, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS इक्वल मिला, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया यूलर्स का। इसलिए f हमारा होमोजेनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 2, यहाँ पे ये डिग्री 2 का फंक्शन होगा एंड यूलर्स इक्वेशन होल्ड्स ट्रू हियर। सो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं और हम उस एग्जांपल को एक्सप्लेन भी करेंगे। सो अगर ऐसा आता है यूलर्स इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन 2 मार्क्स के लिए ना, 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 1.5 पेज तो रहना ही चाहिए ना एक्सप्लेनेशन, तो ये हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे इतना। फिर उसका हमने जो देखा था अभी जनरल
फंक्शन के लिए जनरल फंक्शन देखा था ना हमने, एफ ऑफ x1 x2 अप टू xn, जो कि एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री r के साथ। उसके लिए दिया जाता है यूलर्स डिफरेंशिएबल इक्वेशन डेल x1 डेल f अपॉन डेल x1 प्लस x2 डेल f अपॉन डेल x2 प्लस n सो ऑन xn डेल एफ अपॉन डेल ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू द होमोजीनियस डिग्री आर है, तो आर आएगा यहाँ पे इंटू एफ ऑफ x1 x2 अप टू xn। इस तरह से ये एक जनरल फंक्शन देना, पहले ये देना फिर जनरल फंक्शन, उसके बाद ये एक एग्जांपल और उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना। इतना लिखने के बाद इसमें 2 में से 2 मार्क्स मिलती है। यूलर्स इक्वेशन ऑफ अ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज eliminate the arbitrary function f from each of the following equations and find the corresponding partial differential equation। अब इन functions में से हमको arbitrary function f में से हमको eliminate करना है, जो नहीं चाहिए उसको, and then you have to find the corresponding partial differential equations। जो अभी हमने ऊपर थ्योरी देखी थी ना, ये वाली थ्योरी, तो मैंने बोला था आई एम जस्ट गोइंग टू रीड हियर ये एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमको यूज करना है। सो पहले ये जो है इसको u डिनोट करेंगे, इसको v डिनोट करेंगे। सो u इज इक्वल टू z माइनस एक्स वाई, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए हमारा गिवन जो होगा वो होगा एफ ऑफ यू वी इज 0। यहाँ पे u क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, v एक्स वाई का फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑलवेज। नाउ f को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर उसमें से एफ यू एफ वी एलिमिनेट करो, इक्वेशन मिलेगा आपको। देन उसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब यानी कि p और, अब इसमें a और b तो नहीं है, a और b नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे p और q को लाना है। ओके, और कैपिटल F को एलिमिनेट करना है। सो यहाँ पे u जो है ये x y z तीनों का फंक्शन है, ये लिखा हमने। v x और y का फंक्शन है, z हमेशा x और y का फंक्शन रहेगा। सो ये लिख लिया। अब इस f को x के साथ डिफरेंशिएट करो, f u और v का फंक्शन है और u इसका फंक्शन है और v इसका फंक्शन है। तो हम कैसे करेंगे, डेल f अपॉन डेल u du बाई dx, डेल f अपॉन डेल v du बाय dv या dv बाय dx इज 0। अब डेल f अपॉन डेल u एज इट इज, du बाय dx क्या आएगा, du बाय dx, u इज अ फंक्शन ऑफ x y z and z is a function of x y, so du by dx will be del u upon del x, del u upon del y आएगा क्या, u y का फंक्शन है क्या, u y का फंक्शन है, लेकिन हम सिर्फ x के साथ ले रहे हैं तो इसलिए y का 0, प्लस del u अपॉन del z इंटू del z अपॉन del x, मतलब du अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del z इंटू p। इसको हमने बोला ux प्लस uy, तो नहीं आएगा, uy नहीं आएगा। ओके, uz इंटू p, तो ये आया ux प्लस uz इंटू p। अब डेल f अपॉन डेल v इंटू dv अपॉन dx, अब v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली, सो dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, इसमें z नहीं है, सो इसकी वैल्यू आएगी डेल v बाय डेल एक्स, z है ही नहीं तो 0 आएगा ना बाकी दोनों टर्म्स, सो ये इतना ही आएगा, यहाँ पे हमने पुट कर दिया इक्वल टू 0। सिमिलरली अब जैसे हमने u x के साथ किया था वैसे ही y के साथ भी कर सकते हैं ना डिफरेंशिएट। y के साथ किया तो यहाँ पे u की जगह पे आ जाएगा v, x की जगह आ जाएगा y, p की जगह आ जाएगा q। ओके, सो x की जगह y, सो यू गेट इक्वेशन। फिर इनमें से हमको ये एफ यू और एफ वी को एलिमिनेट करना है, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट बनाओ, ये डिटर्मिनेंट बनाया हमने।
क्रॉस मल्टीप्लाइंग माइनस ऑफ दिस टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन। अब गिवन में हमारे पास u और v था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया u और v। अब ये इक्वेशन में हम सॉल्व करके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। u की वैल्यू है ux, यहाँ पे पुट करना है, ux निकालो यहाँ से, ux इज माइनस वाई, यहाँ से uy भी चाहिए ना हमको, तो uy भी निकालो, इट इज माइनस एक्स, uz निकालो तो 1, vx vy से निकाल लो। ये सारे इक्वेशन टर्म्स जो मिली है इक्वेशन 3 में पुट करो और उसको जस्ट सॉल्व करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। और ये जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये रिक्वायर्ड हमारा पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन होगा। हमको यहाँ पे कैपिटल एफ को एलिमिनेट करना था और वो हमने कर लिया। इस इक्वेशन में हमको कैपिटल एफ नहीं दिख रहा है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम कैपिटल एफ को या ए और बी पैरामीटर्स को, टी एस ऐसे पैरामीटर्स को एलिमिनेट करते हैं, तो जो हमको मिलता है दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। वैसे ही सेकंड एंड थर्ड भी है। सो ये सेकंड और थर्ड देख के आज स्टॉप करते हैं। सेकंड देखो, इसमें ये जो है इसको u डिनोट करेंगे, इसको v डिनोट करेंगे, तो ये सॉल्व करते हैं। u इज एक्स वाई, v इज x प्लस वाई माइनस जेड। सो हमारा एफ ऑफ यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे u हमारा क्या है, x और y का फंक्शन है, v हमारा x y z तीनों का फंक्शन है, और z हमारा ऑलवेज x और y का फंक्शन रहता ही है। तो हम क्या लिखेंगे, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, वी आर गोइंग टू राइट हियर। ओके, सो f को x के साथ डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो del f अपॉन del u du अपॉन dx, del f अपॉन del v dv अपॉन dx, इट इज इक्वल टू 0। del f अपॉन del u, अब u हमने क्या बोला था, x और y का फंक्शन है, सो यहाँ पे del u अपॉन del x आएगा सिंपली। और del f अपॉन del v, v हमारा तीनों का फंक्शन है, तो यहाँ पे del v अपॉन del x, del v अपॉन x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y का तो आएगा ही नहीं ना, 0 ही आएगा। और z का del v अपॉन del z इंटू z, ये x और y का फंक्शन है, तो क्या आएगा, del z अपॉन del x, इस तरह से आएगा। मतलब क्या मिला यहाँ पे, एफ यू del u बाय del x इज यू एक्स प्लस एफ वी वी एक्स प्लस वी जेड इंटू पी, इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y के साथ भी करेंगे हम, y के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एफ यू यू वाई प्लस एफ वी वी एक्स प्लस वी जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे डायरेक्ट निकालने नहीं आता है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे हमने इसके लिए किया x के साथ, वैसे ही पूरा y के साथ करो, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, सो वी आर गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली। सो ये हमने y के लिए लिखा है यहाँ पे, ये है इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ पे एफ यू एफ वी एलिमिनेट करना है, तो हमने इन चारों का डिटर्मिनेंट ले लिया, इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब u और v हमने ऊपर डिनोट किया था, u इज वी एक्स, y इज ये टर्म, इससे u x u y निकालो, v x v y v z इससे निकालो, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करो। वैल्यूज पुट करने के बाद जस्ट सिंपली सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ओके, वैसे ही थर्ड भी है, it's your task to do solve in your rough notebooks for better understanding of this. This is v, f of u v is 0, u is a function of x y only, v is a function of x and z only, z is always a function of x y। अब इसको डिफरेंशिएट करो f को विथ रिस्पेक्ट टू x, del f अपॉन del u du by dx, del f अपॉन del v dv by dx is 0, ये हमने किया। फिर u को x के साथ करना है, सो u एक्स वाई का फंक्शन है, तो del u by del x आएगा सिर्फ, v ये x के साथ करना है, सो ये पूरा लिखना पड़ेगा हमको, एंड देन दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली इक्वेशन 2, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा,
ये टर्म क्या हो जाएगी, वी वाई प्लस वी जेड इंटू पी, लेकिन वी में वाई की टर्म ही नहीं है ना, तो ये वाली टर्म जीरो आ जाएगी, वी वाई जीरो आ जाएगा, तो एफ वी इंटू वी जेड पी बचेगा सिर्फ। ओके, एंड यहाँ पे एफ यू यू वाई, इस तरह से इट इज इक्वल टू जीरो। इसमें से एफ यू एफ वी को एलिमिनेट करने के लिए इन चारों का डिटर्मिनेंट लेंगे, इट विल बी इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर दे दो। आफ्टर दैट हमने u और v जो लिया था इस क्वेश्चन में वो लिखो, u के डेरिवेटिव्स निकालो, v के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालो, और ये इस इक्वेशन में जो है उसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद जस्ट सिंपली उसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ओके, आफ्टर दैट इज अ लेमा। ये लेमा का यूज होगा नेक्स्ट लेमा में, जो नेक्स्ट लेमा है वो पेपर में आ चुका है, पूछा गया है। So we are going to see it tomorrow from this lemma, page number 26. We are going to continue from tomorrow. Thank you for watching this much.